से। मैंने ट्राई किया है कि जो जो मुझे क्वेश्चंस पूछने थे लेज़र कराने से पहले, उन सब का पूरा मैं इस वीडियो में डाल दूँ ताकि आप लोगों को कहीं और ना जाना पड़े। तो अगर कुछ छूट गया हो मुझसे गलती से तो हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना और कमेंट में पूछ लेना, मैं सबका रिप्लाई दे दूँगी। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो वीडियो है, इस वीडियो को बनाने में मुझे लिटरली 1 साल लग गया, क्योंकि अगर कुछ भी होता तो शायद मैं उसी टाइम कराने के बाद डाल देती। बट क्योंकि जो आज की वीडियो का टॉपिक है वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी से रिलेटेड है, इस पे मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी। मैंने सोचा था बहुत पहले, जब मैंने लेज़र कराया था फर्स्ट टाइम, तो मैंने सोचा था कि अभी मैं रिव्यू डाल देती हूँ। बट मैंने कहा यार, एक बार के सेशन में तो रिव्यू डालना बहुत गलत हो जाएगा मेरी ऑडियंस के लिए। तो इसीलिए अब मेरे को 1 साल कंप्लीट हो गया है लेज़र कराते हुए। अब 1 साल के बेसिस पे मैं आप लोगों को एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दे सकती हूँ। ये वीडियो कोई भी मैं प्रॉफिट सोच के नहीं चल रही हूँ, कुछ भी वीडियो के पर्सपेक्टिव से मैं बना ही नहीं रही इसको। मैं बिल्कुल इस वीडियो में ऐसे बात करूँगी जैसे कि मेरी कोई बहुत अच्छी दोस्त या फिर मेरी बहन या फिर कोई भी रिलेटिव मेरे पास आया है और उसने मेरे से ये क्वेश्चन पूछा है कि यार मुझे लेज़र कराना है, लेज़र हेयर रिडक्शन कराना है, तो उसके लिए मुझे तेरे रिव्यूज़ चाहिए क्योंकि मुझे 1 साल हो गया है। तो मैं, आप ये समझ लो कि मैं आपकी दोस्त हूँ और बहुत अच्छी दोस्त हूँ, और एक दोस्त अपनी दोस्त को उस चीज़ का एकदम ऑनेस्ट रिव्यू दे रही है, क्योंकि कोई प्रमोशन नहीं है, कोई स्पॉन्सरशिप नहीं है, कुछ भी नहीं है, दोस्त टू दोस्त बात करेंगे। आज हम आप लोग देख सकते हो कि मेरे चैनल पे अभी सिर्फ 400 सब्सक्राइबर है, तो स्पॉन्सरशिप की तो बात ही नहीं आती है यहाँ पे। तो एकदम अनस्पॉन्सर्ड, अनफिल्टर्ड, एकदम रो वीडियो होने वाली है। जो रियलिटी है, जो फैक्ट है, वो मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताऊंगी। तो अगर आप लेज़र कराने का सोच रहे हो तो आप पूरा 100% मेरे पे रिलाई कर सकते हो कि मैं जो भी इस वीडियो में बोलूँगी वो सब कुछ मेरा जो 1 साल का एक्सपीरियंस है उसके बेसिस पे होगा, प्लस जो मैंने रिसर्च करी है उसके बेसिस पे होगा, और जो मैंने डॉक्टर्स के साथ बात करी है, जो स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं उनके साथ बात करी है, वो सब का मिला जुला के आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ आप लोगों के लिए। और इतनी मैं 100% श्योरिटी देती हूँ कि मेरी ये वीडियो देखने के बाद, क्योंकि जब मेरे को लेज़र कराना था तो ऑब्वियसली जब तुम कुछ ऐसी चीज़ करा रहे हो जो तुम्हारी बॉडी पे हो रही है तो तुम उसके लिए पहले बहुत ज़्यादा रिसर्च करते हो, वीडियोस देखते हो, बहुत कुछ करते हो। मैंने भी किया था। बट ऑनेस्टली उस टाइम पे मुझे ऐसी कोई भी एक पर्टिकुलर वीडियो नहीं मिली थी जिसमें सब कुछ मेंशन हो। प्राइस, क्या प्रोसीजर होता है, कितना हम प्राइस लेके चले, कहाँ से कराया है और कितना इफ़ेक्टिव है, उसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, वो मुझे एक वीडियो में नहीं मिले। किसी वीडियो में कुछ मेंशन है तो कुछ और मेंशन नहीं है, किसी में प्राइस मेंशन है तो रिव्यूज़ मेंशन नहीं है, तो कुछ ना कुछ छूटा हुआ था हर वीडियो में। इसीलिए मुझे बहुत सारी वीडियोस देखनी पड़ गई थी और मैं बहुत डाइसी हो गई थी। लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद मैं 100% श्योरिटी दे रही हूँ कि आपका कोई क्वेश्चन नहीं बचेगा। मैं सब कुछ कवर करूँगी इस वीडियो में, एकदम एंड तक आप लोग देखना, ठीक है। आपको सब्सक्राइब करना है, नहीं करना है, इस वीडियो में मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाली। अगर एंड तक देखने के बाद आप लोगों को लगता है कि आपके लिए थोड़ा सा भी बेनिफिट हुआ है, आपको थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है लेज़र को लेकर, तो आप सब्सक्राइब कर देना, अदरवाइज आपकी मर्जी है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा वीडियो की तरफ बढ़ते हैं। तो देखो, सबसे पहले काफ़ी लोग ना 2 टर्म्स यूज़ करते हैं, लेज़र हेयर रिमूवल एंड लेज़र हेयर रिडक्शन। बट एक्चुअली में लेज़र हेयर रिडक्शन होता है, क्योंकि कोई भी तुम प्रोसेस कर लो, कुछ भी तुम एड्स में भी देखते हो, डेटॉल हो गया, कुछ भी हो गया, हर चीज़ में कभी 100% लिखा जा ही नहीं सकता, राइट। मतलब 100% एफिशिएंसी किसी चीज़ की होती ही नहीं है। तो लेज़र हेयर रिडक्शन और लेज़र हेयर रिमूवल में क्या डिफरेंस है कि जब हम लेज़र कराते हैं तो सबसे पहले तो इस मिथ को आप एकदम ख़त्म कर दो कि आपके पूरे बाल हमेशा के लिए चले जाएंगे। ऐसा नहीं होता, बहुत % तक रिड्यूस हो जाते हैं, बट
परमानेंटली रिमूव नहीं होते, आपको मेंटेनेंस सेशंस लेने होते हैं, ठीक है। तो अब हम देखो शुरू करते हैं। क्या होता है, जब तक हमने लेज़र नहीं कराया तो हमारे पास अच्छा एक चीज़ और मैं क्लियर कर देती हूँ कि ये वीडियो लड़का और लड़की दोनों के लिए है, मतलब ये बिल्कुल भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं है कि मैं सिर्फ लड़कियों के लिए बना रही हूँ, ये दोनों जेंडर्स के लिए है ये वीडियो, ओके। तो हमारे पास हेयर रिमूव करने के लिए क्या क्या चीज़ें होती हैं, जो बहुत, अगर मैं बड़े टर्म्स में बात करूँ, हम शेविंग कर लेते हैं, वैक्सिंग कर लेते हैं और थ्रेडिंग कर लेते हैं। अब ये कुछ इसी तरीके से है कि जैसे मेरे को अपने बाल हैं, ओके, वो छोटा करना है तो मैं यहाँ से कट कर रही हूँ। अब मैं यहाँ से कट कर रही हूँ तो वो बढ़ेंगे। ऐसे जब हम वैक्सिंग करते हैं, थ्रेडिंग करते हैं या फिर शेविंग करते हैं तो आप कैसे करते हो, स्किन के ऊपर करते हो शेविंग, राइट। ये तो है नहीं कि स्किन के अंदर घुसा देते हो अपने रेजर को और फिर वहां से उखाड़ के लाते हो बाल। तो आप क्या कर रहे हो, थ्रेडिंग कर रहे हो, वैक्सिंग कर रहे हो और शेविंग कर रहे हो, तीनों चीज आप स्किन के ऊपर कर रहे हो। स्किन के अंदर से आप बाल निकाल ही नहीं रहे हो, क्योंकि आप निकाल ही नहीं सकते हो, स्किन को थोड़ी फाड़ दोगे। तो लेज़र में इसीलिए वो जो बाल है वो बहुत जल्दी जल्दी वापस आ जाते हैं, क्योंकि आप सिर्फ ऊपर की लेयर रिमूव कर रहे हो, अंदर जो बाल है उसका जो रूट है उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं रहे ना। तो इसीलिए जो लेज़र है वो बहुत इफेक्टिव होता है, क्योंकि वो बालों की रूट पे जाके काम करता है। अब करता क्या है ये देखो जो लेज़र है हमारे पास वो हर बंदे की अलग अलग मशीन यूज़ होती है, मतलब डिफरेंट, जो आपकी स्किन टाइप है, आपका हेयर कलर है, आपका स्किन कलर है, वो सब कुछ मैटर करता है। और वो जहाँ पे भी आप अच्छे क्लिनिक से कराओगे, उस क्लिनिक पे पहले आपको एक पूरा टेस्ट, एक प्रोसीजर होगा, एक फॉर्म फिल करके देना पड़ेगा, जिसमें आपको अपनी सारी चीज़ें लिखनी पड़ेगी कि आप किसी चीज़ से एलर्जिक तो नहीं हो, कोई मेडिसिन तो आपकी नहीं चल रही है, या फिर आपका पूरा टेस्ट होगा। तो ये एक चीज़ ज़रूर है, जब भी आप लेज़र कराने जाओ, जो भी क्लिनिक आप सर्च कर रहे हो या फिर जिस भी क्लिनिक से कराने की सोच रहे हो, वो अच्छा होना चाहिए। तो लेज़र आपका अच्छा रिजल्ट देगा या नेगेटिव रिजल्ट देगा, वो बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कौन सी जगह से करा रहे हो। तो पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, वो उस चीज़ पर डिपेंड करता है। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप एक बहुत अच्छे क्लिनिक से करा रहे हो, तो उसके बेसिस पे मैं आपको ये सब कुछ बता रही हूँ। तो जहाँ से भी आप करा रहे हो, सबसे पहले आपका स्किन सब कुछ पूरा अच्छे से टेस्ट होगा, फॉर्म फिल कराएंगे, आपका स्किन कलर देखेंगे, हेयर कलर देखेंगे, उसके बेसिस पे वो आपको रिकमेंड करेंगे कि आप इस मशीन से कराओ। अब डिफरेंट मशीन में क्या होता है कि क्यों इसको डिफरेंट मिला, इसको डिफरेंट मिला, इस चीज़ को समझते हैं। जैसे जिन लोगों की बहुत स्किन फेयर कलर होता है, जैसे अगर हम फॉरेनर्स की बात करें जिनका फेयर कलर होता है, तो उनके में क्या है कि उनके में अगर एकदम डार्क ब्लैक हेयर है, अब फेयर स्किन पे डार्क ब्लैक ज़्यादा दिखाई देगा एज कम्पेयर टू ब्लैक स्किन पे ब्लैक बाल, ये तो मानते हो। तो जो हमारे पास मशीन होती है वो कर क्या रही है कि जब वो आप पे लेज़र हो रहा है तो वो मशीन डिटेक्ट कर रही है उसके रूट पे जाके कि कहाँ पे सबसे ज़्यादा ब्लैक स्पॉट है, तो जहाँ पे है वहीं पे ही बाल है, राइट। तो इसीलिए वो वहाँ से उसके रूट से उसको जलाना शुरू कर देती है और जो बाल है उसको डैमेज कर देती है। तो फेयर स्किन पे तो बहुत इजी हो जाता है हमारे को, या फिर लेज़र की जो मशीन है उसको डिटेक्ट करना कि हाँ यहाँ पे ब्लैक स्पॉट है, तो इसीलिए उनकी मशीन डिफरेंट होती है जिनकी फेयर स्किन होती है। अब आ जाता है कि लेट सपोज कि किसी की ब्लैक स्किन है, अब ब्लैक के ऊपर ब्लैक बाल, अब मान लो कि जो मशीन है वो करना शुरू किया और ब्लैक स्किन थी, तो उसने उस बाल को ब्लैक मानने से पहले स्किन को उसने समझ लिया कि यहाँ मेरे को डैमेज करना शुरू करना है, और वो क्या करता है उस स्किन को बर्न कर देता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो वो भी ब्लैक था, उसको बर्न क्या करना था, बाल को, बाल भी ब्लैक था, स्किन भी ब्लैक थी, तो उसने क्या किया, स्किन को जला दिया। तो ऐसे इस टाइप के केसेस के लिए जहाँ पे स्किन ब्लैक है, थोड़ी डार्क कलर है और बाल भी डार्क कलर का है, तो वहाँ पे वो डिफरेंट मशीन यूज़ करते हैं जिसका प्रोसीजर थोड़ा डिफरेंट होता है डिटेक्ट करने का, ओके। तो इसीलिए आप ऐसी जगह से कराओ जो ये सारे टेस्ट पैच सब कुछ पहले करते हैं, उसके बाद आपको मशीन प्रोवाइड करते हैं। जहाँ से भी देखो, मैं ये बोलूँगी कि अगर तुम लेज़र करा रहे हो
तो तभी कराओ जब तुम अच्छा अमाउंट पे कर सकते हो अच्छी जगह से। सस्ते के चक्कर में कहीं से भी मत कराना, क्योंकि लेने के देने पड़ जाएंगे, ऐसा हो सकता है। तो भले ही थोड़ा टाइम ले लो, 1 साल रुक जाओ, पैसे जमा कर लो, उसके बाद कराना शुरू करो, बट अच्छी जगह से ही कराओ। उसके पूरी रिसर्च करके, डॉक्टर की डिग्री चेक करके, सब कुछ चेक करके उसके बाद ही वहाँ से कराना। अब देखो मैं बताती हूँ कि मेरे को अभी क्या ग्रोथ आ रही है। मेरे शायद 7 सेशंस हो चुके हैं कंप्लीट, क्योंकि मेरे को 1 साल हो गया है, और इतने पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं, इतने ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स हैं 7 सेशन के अंदर ही। ओके, 7 सेशन के अंदर मैं बोल सकती हूँ कि अब मैं अगर 3-4 महीने भी ना जाऊँ तो भी मेरा बहुत एकदम अच्छे से काम चल जाता है। मतलब एकदम जबरदस्त जिसे बोलते हैं ना, उस टाइप का रिजल्ट मेरे को मिला है। अब ये जो चीज़ होती है कि रिजल्ट कैसा मिला है, वो भी बॉडी पार्ट टू बॉडी पार्ट डिपेंड करता है। जैसे हमारी इंडियंस की तो स्पेशली पूरी बॉडी का कलर सेम नहीं होता, कहीं पे टैनिंग ज़्यादा होती है, कहाँ पे पिगमेंटेशन ज़्यादा होती है। जैसे अगर हम बिकनी एरिया की बात करें तो वो स्लाइटली डार्क होता है एज़ कम्पेयर टू हमारी जो बाकी बॉडी पार्ट्स होते हैं। तो ऐसे ही मतलब डिफरेंट पार्ट्स के हिसाब से डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं। सबसे अच्छा जो रिजल्ट माना जाता है वो माना जाता है जब आपके बहुत डार्क हेयर होते हैं, क्योंकि वो बहुत अच्छे से डिटेक्ट हो जाते हैं और वो बहुत अच्छे से बर्न हो जाते हैं, मतलब स्पॉइल हो जाते हैं, जो भी हो जाते हैं, ठीक है। तो वो बहुत अच्छे से डिटेक्ट कर लेती है मशीन, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छे रिजल्ट देते हैं वहाँ पे। तो लड़के, अगर आप लोग ये सोच रहे हो कि आप लोगों की बहुत ज़्यादा ग्रोथ है तो आप लोगों को कोई फ़ायदा नहीं है कराने का, नहीं, आप लोगों के लिए सबसे अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं। प्रॉब्लम किनको ज़्यादा है? जिनके बहुत लाइट और फाइन हेयर्स है, जिनके ज़्यादा डार्क कलर भी नहीं है, क्योंकि उनका बहुत ज़्यादा डार्क नहीं है तो वो डिटेक्ट होने में थोड़े से ज़्यादा सेशंस ले लेते हैं, थोड़ा सा कम बोलते हैं ना, थोड़ा सा कम रिजल्ट देंगे। तो इसीलिए अच्छा रिजल्ट बहुत ज़्यादा मुझे कहाँ पे पर्सनली मिला है, बिकनी एरिया पे, क्योंकि वहाँ पे डार्क हेयर्स होते हैं, मतलब ज़्यादा हेयर होते हैं, तो वहाँ पे तो ओ माय गॉड बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिजल्ट है। अंडर आर्म्स में बहुत ही अच्छा रिजल्ट है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। और देखो ये जो मैं बता रही हूँ, जो जितने भी रिव्यू दे रही हूँ, ये मैं अपने फेस को हटा के दे रही हूँ, क्योंकि मैंने अपने फेस पे लेज़र नहीं कराया है, मुझे ज़रूरत भी नहीं है, तो मैं फेस पे नहीं कराऊंगी। तो प्लीज़ कंसीडर करके चलना कि फेस में इंक्लूड नहीं कर रही हूँ। और मैं आप लोगों को भी सजेस्ट नहीं करूँगी, अगर आप लोगों की बहुत ज़्यादा फेशियल हेयर नहीं है तो आई विल सजेस्ट कि फेस पे मत कराओ, क्योंकि मैंने कुछ नेगेटिव चीज़ें देखी हैं मेरे दोस्तों की जिन्होंने फेस पे कराया था। तो मत कराना फेस के ऊपर, अगर ज़रूरत नहीं है तो मुझे ज़रूरत नहीं थी तो मैंने नहीं कराया। ओके, उसके बाद हम लोग आते हैं कि कितने सेशंस इनफ होते हैं लेज़र के अंदर। ये पूरा का पूरा आपकी बॉडी पे डिपेंड करता है, हर बंदे के अलग अलग रिक्वायरमेंट है। अब जैसे आप लोग मान के चलो कि मान लो मैंने लेज़र करा लिया, ओके, अब लेज़र कराने के बाद आपके बहुत ज़्यादा हेयर जो है वो रिड्यूस हो भी गए हैं। अब लेट्स सपोज कि मेरे को पीसीओज है, पीसीओज होते हैं तो हार्मोनल चेंज होते हैं। अब जब हार्मोनल चेंज होते हैं तो नए बाल उगने शुरू हो जाते हैं ना, तो उनकी नई रूट्स आ जाती है। अब आपके पहले वाले बाल तो चले गए थे, बट आपके नए बाल आ गए, तो अब आप थोड़ी ना बोलोगे कि लेज़र है, लेज़र का इफेक्ट नहीं हो। लेज़र का इफेक्ट हुआ था कौन से बालों पे? जो आपके पहले बाल थे, बट अगर आपके नए बाल आए हैं तो वो तो आएंगे ही ना। अभी फ्यूचर वाले बालों को थोड़ा ना लेज़र ख़त्म कर सकता है। ऐसा नहीं है कि पीसीओज में अच्छा नहीं है, पीसीओज देखो, लेज़र का मैंने नेगेटिव पॉइंट कुछ देखा ही नहीं है, जितना भी है पॉजिटिव ही है, और बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पे पॉजिटिव है कि मैं तो बोलूँगी कि वर्थ है इतना पैसा लगाना। कितना पैसा मैंने लगाया है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी पूरा स्क्रीनशॉट के साथ। तो पीसीओज है, कुछ भी है, हाँ एक चीज़ अभी उस पर कोई नेगेटिव स्टडी नहीं आई है, बट फिर भी ऐसा बोलते हैं कि प्रेगनेंसी में आप मत कराओ। तो एक जो क्वेश्चन आता है कि कौन कौन लेज़र करा सकता है, सब करा सकते हैं। आप एक बार जब डॉक्टर से बात कर लोगे, जो आपका स्किन स्पेशलिस्ट होता है वहाँ पे क्लिनिक में, तो सब करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहाँ पे लेज़र नहीं होता है? अगर आपको एक्टिव पिंपल्स हैं तो पिंपल्स पे नहीं होता। वही जो मैंने आपको फंडा बताया था कि वो जो मशीन डिटेक्ट करती है, अगर आपको पिंपल्स हो रहे हैं तो वहाँ पे भी आपको डार्क स्पॉट्स हैं,
है ना, तो भी बर्न होने के बहुत ज़्यादा केसेस हो सकते हैं, क्योंकि हो सकता है कि वो आपके पिंपल को डिटेक्ट कर ले और वहाँ से उसको बर्न कर दे, जबकि वो बाल नहीं था, वो एक डार्क स्पॉट था। तो वहाँ पे अगर आपके एक्टिव पिंपल्स हैं तो वहाँ पे जो मेरे क्लिनिक पे था वो क्या होता था कि पहले वो उन एक्टिव पिंपल्स का ट्रीटमेंट करेंगे, उसको 100% ठीक कर देंगे, उसके बाद उस पर लेज़र करेंगे। तो 1 महीने का वो टाइम देते हैं उसको ठीक करने का, और फिर उसके बाद उस पर लेज़र करते हैं। तो अगर आपके पिगमेंटेड हैं, जो काफ़ी लोगों को यहाँ पे अपने शोल्डर के ऊपर या फिर ये जो एरिया है बाइसेप वाला, इस पे जिनको पिंपल्स होते हैं, पहले वो उसको ठीक करेंगे, उसके बाद वो उस पर लेज़र करेंगे, बट एक्टिव पिंपल्स पे वो नहीं करते हैं। दूसरा जो टैटू होता है, जैसे मैंने यहाँ पे टैटू बनवाया हुआ है, ओके, टैटू पे भी नहीं होता है लेज़र। तो जैसे मेरे यहाँ पे टैटू है तो वो लोग क्या करते हैं, इसको कवर कर देते हैं, इस वाले एरिया को सिर्फ कवर कर देंगे और बाकी जगह पे लेज़र कर देंगे। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई है, बट मेरी बहन ने कराया था, तो उसको कराने के बाद लिटिल बैक पे दाने आ गए थे। मैंने बैक पे नहीं कराया, एक बार कराया था बट फिर मैंने छोड़ दिया था, क्योंकि मुझे इतनी रिक्वायरमेंट है नहीं बैक पे और फ्रंट पे कराने की। वैसे मेरा फुल बॉडी मैंने लिया हुआ है, बट मैं यहाँ पर नहीं कराती हूँ, ओके। मेरी बहन ने जब फर्स्ट टाइम कराया था तो उसके थोड़े दाने आ गए थे, बट वो जो दाने होते हैं वो परमानेंट नहीं होते हैं, और वो भी पर्सन टू पर्सन डिपेंड करते हैं। बहुत लोग हैं जिनके एक दाना भी नहीं होता, कुछ लोग हैं जिनके आते हैं वो बैक एरिया पे ही आते हैं, या फिर जो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन होगी, जैसे चेस्ट एरिया होगा, यहाँ पे आते हैं। वो टेम्प्रेरी होते हैं, वो आपको उसके लिए भी मेडिसिन दे देंगे, आपको ट्यूब्स दे देंगे अप्लाई करने के लिए, आप वो अप्लाई करो, आपका चला जाएगा। मतलब बहुत टेम्प्रेरी होते हैं, वो ठीक हो जाते हैं। क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे भी होते हैं ना, जैसे अगर हम वैक्सिंग करा रहे हैं तो काफ़ी लोगों को वैक्सिंग करा के भी कुछ टाइम के लिए दाने हो जाते हैं, बट फिर वो धीरे धीरे अपने आप चले जाते हैं। वो सेम प्रोसेस है, क्योंकि लेज़र क्या कर रहा है, एक तरह से जैसे वैक्स बहुत गर्म होती है, तो काफ़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है अपनी स्किन पे गर्म चीज़ लगाने से, तो उससे दाने हो जाते हैं। ऐसे ही जब लेज़र होता है तो वो लेज़र भी गर्म कर रहा है, बर्न कर रहा है थोड़ा, तो उसकी वजह से दाने हो जाते हैं, बट वो बहुत टेम्परेरी है, वो टाइम के साथ चले जाते हैं, ओके। उसके बाद जो मैं बता रही थी प्रेगनेंसी का, कि प्रेगनेंसी में करा सकते हैं नहीं करा सकते हैं, तो डॉक्टर्स मेनली अवॉइड करने के लिए बोलते हैं, क्योंकि डॉक्टर्स ने अभी तक ये देखा है कि जो मम्मा होती हैं, जो लेडी है, उसको तो कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर वो प्रेग्नेंट है तो वो अपनी बॉडी पे करा सकती है, बट अभी तक इस पे कोई स्टडी नहीं हुई है। अभी हो गई हो तो मुझे पता नहीं, बट जितना मैंने पढ़ा था अभी तक इस पे कोई स्टडी नहीं हुई है कि आपका जो बेबी है अंदर उस पर इफेक्ट पड़ रहा है कि नहीं। आपकी बॉडी पे तो नहीं पड़ रहा, बट आपका जो बेबी है अंदर मे बी उस पर इफेक्ट पड़े उस लेज़र का। तो इसलिए बोलते हैं कि आप 10 to 11 मंथ्स रुक जाओ प्रेगनेंसी में, उसके बाद ही मतलब 10-11 महीने बाद ही कराओ अगर आपको कराना है तो, बट प्रेगनेंसी में अवॉइड करो। सेकेंड क्वेश्चन इसी में ही आता है कि किस एज पे कराना सही होता है, कि कौन सी एज ठीक है कि इसके बाद मैं करा सकती हूँ। तो वैसे अगर आप लोग गूगल करोगे तो उस पर आता है 14-15, बट मैं अपने पर्सनल उससे सजेस्ट करूँगी कि 14-15 नहीं, आप 20 के हो जाओ, 20 के बाद ही कराओ, क्योंकि 14-15 में एक तो आपको ज़रूरत भी नहीं है ना, आप स्कूल जा रहे हो तो आपको इतनी कोई नीड नहीं है वो कराने की। तो आप 20+ हो जाओ तो आप आराम से करा सकते हो। तो एज के लिए आई विल सजेस्ट 20+। फिर जो हमारे पास क्वेश्चन आता है, क्या इससे कोई स्किन डिजीज़ हो सकती है? नहीं, बहुत ज़्यादा इसको लेकर पहले बहुत अफवाह थी और मिथ था कि जब हम लेज़र कराते हैं तो स्किन कैंसर होता है। ऐसा कुछ नहीं होता है, आज तक ऐसा एक भी केस नहीं आया है कि लेज़र की वजह से किसी को स्किन कैंसर हो जाए। ये टोटली रॉन्ग स्टेटमेंट है, फॉल्स, एकदम रूमर है, मतलब फॉल्स है ये। ऐसा कुछ नहीं होता, कोई स्किन कैंसर जैसी कोई स्किन डिजीज़ भी नहीं होती है इससे। मैंने बताया बस जो छोटी सी चीज़ होती है वो हल्के हल्के दाने या फिर थोड़ा सा स्किन बर्न हो सकता है नॉर्मल। वो नॉर्मल इतना नॉर्मल होता है कि वो आपका विदिन 48 आवर्स अगर आपको हुआ भी है तो वो नॉर्मल हो जाएगा। आप मतलब जेल अप्लाई कर लो, या फिर वो देते हैं, या फिर वो स्किन की मेडिसिन भी देते हैं, तो उससे आपका ठीक हो जाता है। बट वो बहुत ज़्यादा मतलब टेम्परेरी चीज़ है, परमानेंट इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 दिन का है, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है। दानों में डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, हो सकता है वो 1 वीक लग जाए, 10 दिन लग जाए, बट परमानेंट कुछ भी नहीं है। तो जो ये वाली स्टेटमेंट है स्किन कैंसर या स्किन डिजीज़, ऐसा कुछ भी नहीं होता है इससे। मतलब
मैं तो ना इतना अच्छा बोल सकती हूँ लेज़र के बारे में, अगर सही जगह से कराया है तो, कि यार मेरी लाइफ बहुत 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 ज़्यादा अच्छी हो गई है लेज़र कराने के बाद। थैंक गॉड कि मैंने करा लिया, क्योंकि हर टाइम ये सोचना कि यार क्या पहने, पहले वैक्सिंग करानी पड़ेगी या फिर शेविंग करनी पड़ेगी, तो इतना सब कुछ पहले कुछ भी पहनने से पहले सोचना पड़ता था। अभी कुछ नहीं सोचना पड़ता है, तुम जब जो मन कर रहा है वो पहन के चले जाओ। पहले अपने बाल देख के डिसाइड होता था कि हमें क्या आउटफिट पहननी है, लेकिन अब मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि क्या मूड है पहनने का, तो वो पहनते हैं, किसी और चीज़ की टेंशन नहीं है। तो मतलब ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, उसमें से एक प्रॉब्लम जो बहुत बड़ी थी वो एकदम साइड कर दी है मैंने। तो मैं ये प्रॉब्लम से हर किसी को दूर करना चाहती हूँ। ओके, प्राइस की बात हम लोग बाद में ही करेंगे। उसके बाद क्या आता है, कितनी सिटिंग्स या फिर कितने सेशंस जो हैं वो इनफ होते हैं अपना बहुत मतलब एकदम रिड्यूस कर देने में। ऐसा कुछ नहीं है, ये भी पूरा का पूरा पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर रहा है। जैसे मेरी बहन को ज़्यादा सेशंस लगेंगे, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि पीसीओज या पीसीओडी होता है, उन लोगों को थोड़े से ज़्यादा सिटिंग्स लगते हैं। और जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, जिनकी हेयर ग्रोथ भी इतना कुछ नहीं है, उनको थोड़े से कम सेशंस लगते हैं। ये हार्मोनल पे भी डिपेंड करता है कि आपके कितने हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, नए बाल आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, तो वो पूरा पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है। मैं आपको अपना बता सकती हूँ, अभी तक भी मेरा ख़त्म नहीं हुआ है, तो अभी मेरे को 1 साल हो गया। 1 साल में मैंने 7 सेशन लिए हैं। उन 7 सेशन में मेरे को बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस दिख रही है। मेरी बहन को इतनी ज़्यादा नहीं दिख रही जितनी मेरे को दिख रही है। उसका भी लाइफ टाइम का पैकेज है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो देखो, मैंने जितना देखा है, बाकी लोगों के रिव्यूज़ देखे हैं, इस जो भी देखा है मैंने, उसमें क्या है कि आपको एटलीस्ट 10 सेशन तो लेने पड़ेंगे, जो काफ़ी लोग 1 साल में ही कवर हो जाते हैं। तो 1 साल 2 साल तो आपको थोड़ा सा रेगुलर कराना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आपको, आप बोल सकते हो, हर 40 डेज़ में कराना पड़ेगा। उसके बाद 1 साल होने के बाद आप 2-2 महीने का गैप में करा सकते हो। 2-2 महीने तक कुछ नहीं आता है। उसके बाद वो बढ़ के 6-6 महीने में, मतलब साल में सिर्फ 2 बार कराना है। फिर जब आपके 3 साल हो जाते हैं तो 4th ईयर आता है, फिर तो आपको 2-3 साल में एक बार कराना होता है। फिर तो मतलब ऐसे है कि 2-3 साल तक नहीं, अगर आते भी हैं आपको उसके बाद नहीं भी कराना है तो इतने लाइट आते हैं, मतलब मुझे नहीं पता आपको दिख पा रहा होगा कि नहीं, बट ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अगर जो आते भी हैं उसके बाद भी, अगर मान लो आप साल में 2 बार भी करा रहे हो, 2 साल के बाद जो होता है, तो साल में अगर आप 2 बार भी करा रहे हो तो वो भी ऐसे है कि बस चलो आपने पैसे लगा रखे हैं तो करा लेते हैं, वरना ज़रूरत वो भी नहीं पड़ती। इतने फाइन, और कहीं पे पूरे इसमें, इस पूरे पैच में एक बाल कहीं दिखेगा आपको, वो तो आप रेज़र से हटा लो, तो ऐसा होता है। तो मतलब बहुत ही यार ज़्यादा अच्छा है। मैं जितनी तारीफ़ कर दूँ ना उतनी ज़्यादा कम है। मतलब मैं इतनी खुश हूँ, ज़िंदगी में इतने डिसीज़न लिए हैं और शायद ये वाला डिसीज़न इकलौता ऐसा है जिस पे मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि थैंक गॉड एक ऐसी चीज़ है जिस पे मैंने एकदम सही पैसा लगाया है, तो वो चीज़ है। तो हाँ, मतलब ऐसा होता है कि जब आपको 2 साल हो गए हैं कराते हुए, उसके बाद तो आपको साल में कभी 1 बार या 2 बार ज़्यादा से ज़्यादा जाना पड़ेगा कराने के लिए, और वो भी आपको फुल बॉडी पे कराने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उस एरिया पे, जिस एरिया पे आपको लग रहा है। हो सकता है मेरे हाथों पे आए ही नहीं है बिल्कुल भी, सिर्फ पैर पे आ रहे हैं, तो सिर्फ पैर पे करा कर आ जाओ, ऐसा। तो हर एरिया की डिफरेंट सेटिंग होती है। जिस एरिया में बहुत कम हेयर होते हैं उसमें थोड़ी ज़्यादा करानी पड़ सकती है ऐसा, क्योंकि वो इतने अच्छे से रिमूव नहीं होते हैं, ठीक है। उसके बाद काफ़ी लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि पेन कितना होता है, शायद काफ़ी पेनफुल होगा। तो इस चीज़ को मैं इस तरीके से आप लोगों को बता सकती हूँ, शायद आप लोग ज़्यादा रिलेट कर पाओ। अगर आप लोग वैक्सिंग करा सकते हो तो आप बहुत आराम से लेज़र करा सकते हो, क्योंकि जितना पेन वैक्सिंग में होता है उससे हाफ से भी कम, 1/3 शायद लेज़र में आपको पता चलता हो। लेज़र में कोई पेन है ही नहीं, थोड़ी सी मतलब ऐसे हल्की सी वो जो गरम वो लगता है, तो वो जिस टाइम पे वो बाल को डैमेज कर रहा होता है, बस वो हल्का सा फील होता है, और पूरी बॉडी पे तो आपको फील होगा भी नहीं। जहाँ मुझे थोड़ा सा फील होता है वो बिकिनी एरिया है,
बट मेरे साथ क्या हुआ था, मुझे पता भी नहीं था कि कितना होगा कितना नहीं होगा, लेकिन जो नए लोग होते हैं जो फर्स्ट टाइम करा रहे हैं उनको ताकि प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि नहीं पता ना जो करने वाला है, उनको नहीं पता कि आप कितना पेन जो है वो टॉलरेट कर सकते हो, तो उनको नहीं पता मैं कितना कर सकती हूँ, तो उन्होंने वो चीज़ कर दी थी जबकि ज़रूरत नहीं थी। मुझे नहीं लगता कि उसमें इतना सा भी मुझे पेन होता कि मुझे प्रॉब्लम होती। तो वो लोग क्या करते हैं, आपके बिकनी वाले एरिया पे वो क्रीम आती है ना, जिससे आपका जिस एरिया पे आप लगाते हो वो क्या बोलते हैं, ऐसे सुन्न कर देते हैं ना, तो वो उस वाले एरिया को ऐसे नम कर दिया था उन्होंने वो क्रीम लगा के, उसके बाद उस पर किया था। तो वो अगर तुम उसको ऐसे सुन्न कर देते हो तो उसमें पेन का पता नहीं चलता जिस भी एरिया को तुम करते हो, तो वो भी करा सकते हो बिकनी एरिया पे फर्स्ट और सेकेंड टाइम के लिए। उसके बाद तो आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। बट हाँ, इतना मैं बोल सकती हूँ कि इतना कुछ नहीं होता। अगर आप वैक्सिंग करा सकते हो बिकिनी में, पूरी बॉडी पे, अंडर आर्म्स में, अगर आप वो करा सकते हो तो आप बहुत इजीली लेज़र करा सकते हो। बिकिनी से तो बहुत टाइम्स कम पेन है, तो पेन का कॉन्सेप्ट तो आप हटा ही दो। ओके, उसके बाद क्या हम लेज़र सेशंस जो हमारे चल रहे हैं, क्या उनके बीच में हम वैक्सिंग, थ्रेडिंग ऐसा कुछ करा सकते हैं? नहीं, कंप्लीटली अवॉइड करना है। वैक्सिंग को तो आप टच भी मत करना और थ्रेडिंग को भी आप टच भी मत करना। अगर आप ये करते हो तो आप कहीं ना कहीं उसके रिजल्ट्स को ख़राब कर रहे हो। ओके, तो वैक्सिंग और थ्रेडिंग जैसी चीज़ तो टच भी मत करना। अगर आपने लेज़र एक बार शुरू करा दिया तो अब तुम लाइफ टाइम के लिए वैक्सिंग और थ्रेडिंग जैसी चीज़ों को भूल जाओ। ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या कर सकते हो, मैं तो वो भी अवॉइड करती हूँ। मैं बता रही हूँ ना, रिजल्ट इतने अच्छे होते हैं कि आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ती करने की। बहुत ही इतने लाइट कुछ हेयर आते हैं तो ज़रूरत नहीं पड़ती उसको हटाने की। यार इतना तो मतलब इंसानों की बॉडी है, तो छोटा मोटा दिख भी जाए तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो इसीलिए अगर मान लो कि आपके फर्स्ट सेशन और सेकंड सेशन के बीच में जो गैप है, उस गैप में आपके हल्के फुल्के कहीं बाल आ रखे हैं और आपको किसी फंक्शन में जाना है और आपको वो रिमूव करने हैं, तो मैक्स टू मैक्स आप इतना कर सकते हो कि आप उसको शेव कर लो। वैक्सिंग और थ्रेडिंग तो लाइफ के लिए भूल जाओ एक बार लेज़र में आने के बाद। ओके, तो आप शेव कर लो, बट वो भी तभी करो जब ज़रूरत है। ज़्यादातर स्टार्टिंग के एटलीस्ट 1-1.5 साल तो अवॉइड ही करो शेव करना भी। बहुत ही एमरजेंसी वाले केसेस में करो, वरना वो भी अवॉइड ही करो। उसके बाद जाके तुम कर सकते हो शेविंग बीच में, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो हाँ, वो चीज़ अवॉइड करनी है, वैक्सिंग एंड थ्रेडिंग। उसके बाद खाने में क्या कोई परहेज करना होता है कि कोई ऐसी चीज़ें हैं जो हम लेज़र के दौरान नहीं खा सकते हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। जो गंद खाने का मन करे वो खाओ, मतलब कुछ भी खा सकते हो आप। ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई खाना हमें अवॉइड करना है, खाने में सब कुछ अलाउड है। ओके, उसके बाद एक ऐसी चीज़ है जो थोड़ी सी लेज़र की डार्क साइड है, जो शायद आपको किसी वीडियो में ना भी सुनने को मिले, बट मैं बता देती हूँ। मेरे साथ वो चीज़ नहीं हुई है, बट येस, वन ऑफ माई फ्रेंड जिसने मेरे को ये शेयर किया था कि उसके साथ हुआ है, उसको भी ट्रीट किया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि वो हो गया तो वो हो ही गया परमानेंटली, उसको भी ठीक किया जा सकता है, लेकिन उस चीज़ से आप बचो। मैं बता देती हूँ पहले है क्या चीज़। एक टर्म होती है पैराडॉक्सिकल हेयर। पैराडॉक्सिकल हेयर, पता नहीं मैं सही प्रोनाउंस कर रही हूँ या नहीं, बट हाँ, पैराडॉक्सिकल हेयर होता है। उसमें क्या होता है कि काफ़ी बार जो आप करवाना चाह रहे हो उसके रिवर्स में वो रिजल्ट देती है। जैसे आप गए हो हेयर रिडक्शन के लिए, लेकिन उससे क्या हुआ, लेज़र करने के बाद आपको हेयर ग्रोथ ज़्यादा हो गई, या फिर जहाँ पे आपके हेयर नहीं भी थे वहाँ पर हो गए। ये होता किस सिचुएशन में है, मैं आपको जितना मेरे नॉलेज में है मैं बताती हूँ। काफ़ी लोगों ने जैसे फुल बॉडी ले लिया, अब नेक एरिया पे, चिन एरिया पे, यहाँ पे यूजुअली सबको ज़रूरत नहीं होती है लड़कियों को। बट हाँ, ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि बिल्कुल किसी को भी ज़रूरत नहीं है, नहीं, सबकी अलग अलग बॉडी है। हो सकता है कोई कराना चाहता है, किसी को चेस्ट पे कराना है, तो जिनको कराना होता है, लेट्स सपोज उसको अपने चेस्ट पे कराना है, इस वाले एरिया में नहीं कराना। बट जब वो लेज़र चलता है तो वो थोड़ा ऊपर तक भी चलता है, तो इसमें क्या होता है कि जहाँ पे आपके हेयर नहीं होते, अगर उस एरिया को भी कूल नहीं किया गया करते टाइम, या फिर उस एरिया की, जिस एरिया में आप नहीं करा रहे, अगर उसकी केयर नहीं करी गई, तो वो रिवर्स में रिजल्ट दे देता है कि जहाँ पे आपके बाल नहीं थे वहाँ पे ओवर
हेयर ग्रोथ हो जाती है, विच इज़ अ वेरी 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 नेगेटिव पॉइंट। बट उसको अगेन उसके ऊपर सही से लेज़र करा के उसको अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है, लेकिन वो सिचुएशन क्रिएट ही क्यों करनी है? तो उस सिचुएशन को क्रिएट ना होने देना और उससे बचना सिर्फ एक ही उसका उपाय या फिर एक ही उसका क्या बोलेंगे इलाज है कि आप अच्छे जगह से कराओ। ये चीज़ मैं बार बार बोल रही हूँ कि आपकी बॉडी है बहुत इम्पोर्टेंट है, कि जब तुम ऐसी कोई चीज़ करा रहे हो, ये कोई फैशन नहीं है कि ठीक है अच्छा नहीं लग रहा, कुछ महंगी चीज़ आ गई तो कोई बात नहीं चेंज कर लेते हैं, नया बैग मंगा लेते हैं। नहीं, ये आपकी बॉडी है, इसमें आप चाहकर भी कुछ नहीं कर पाओगे अगर कुछ गलत हो गया तो जब बॉडी की बात आती है, आपके शरीर की, आपकी हेल्थ की, इन सब चीज़ों की बात आती है, थोड़ा पैसा ज़्यादा लगा लो, भले ही कुछ टाइम रुक के लगा लो, तो अच्छी जगह से कराओ। जैसे जिस टाइम पे मैं करा रही थी उस टाइम पे मेरे पास इतने सारे ऑप्शंस अवेलेबल थे। आपने शायद अगर आप सोच रहे हो लेज़र की तो आपने सर्च किया होगा तो आए भी होंगे ये नेम, जैसे कि स्किन्जी हो गया या फिर और भी कुछ कुछ हैं। ये बहुत सस्ता दे रहे थे यार, लेकिन आई वॉज लाइक कि नहीं यार, मतलब कुछ तो ऐसी सर्विसेज है जो घर आके प्रोवाइड कर रही है। अभी ना मैं जो उसकी मशीन होती है, ठीक है, उसकी जो मशीन होती है मैं यहाँ पे जहाँ पे भी मैं डाल दूंगी उसकी वीडियो, आप देखना वो इतनी बड़ी मशीन होती है कि वो 2 लोग खींच के ला रहे होते हैं, इतनी हैवी होती है। आप कैसे घर पे आके कर रहे हो, है ना? आप स्किन्जी मतलब आप फिर कोई इतनी ज़्यादा इफेक्टिव मशीन नहीं लेके आ रहे हो करने के लिए, क्योंकि आप घर पे ला रहे हो तो इतनी भारी भरकम इतनी केजी वाली मशीन तो उठा के ला नहीं रहे हो। तो मुझे इतना ये था कि यार तुम ऐसा क्या घर पे ले आ रहे हो सारी चीज़ें कि तुम घर पे आके कर दोगे, वो भी इतने सस्ते में कर दोगे, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है? तो पूरा रिसर्च रिव्यू सब कुछ देख के फिर कराओ। यूट्यूब वीडियोस पे मत जाना, क्योंकि प्रमोशन वीडियोस होती है, इतने लोगों ने, इतने सेलिब्रिटीज़ ने स्किन्जी और इन सब की वीडियोस डाली है कि घर बैठे करा लो। नहीं, रिसर्च करो, एफर्ट्स डालो। बट हाँ, इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपको रिसर्च इतनी ना करनी पड़े, बट जिस क्लिनिक में आप जा रहे हो उस क्लिनिक की कर लेना। जहाँ से मैंने कराया है वो सब कुछ मैं डालूंगी आप लोगों को बताने के लिए कि यहाँ से मैंने कराया है, तो वो आप देख लेना। बट एक चीज़ मैं देखूंगी कि जो लड़कियां हैं या फिर लड़के भी हैं, ये चीज़ थोड़ा सा देख लेना कि अगर आप लाइफ टाइम पैकेज ले रहे हो जैसे कि मैंने लिया है, तो ऐसे क्लिनिक से लो जिसकी ब्रांचेस बहुत सारी सिटी में हैं। लेट्स सपोज अब मैं हूँ, 1 साल में मेरी शादी हो जाए मान लो, ठीक है, तो वो वाली ब्रांच यहाँ पे है, बट जहाँ पे मैं शादी करके जा रही हूँ वहाँ पे नहीं है, तो मेरे को वहाँ से थोड़ी ना मैं आऊँगी यहाँ पे सेशन लेने के लिए। तो हाँ, थोड़ी सी मैं अपना भी बताऊँगी तो आप वो भी देख सकते हो। मेरे को तो बहुत ही अच्छी लगी है जहाँ से मैंने कराया है वो वाला क्लिनिक। तो आप लोग ऐसी जगह से कराओ जिसके थोड़े ज़्यादा ब्रांचेस हो अलग अलग सिटी में, कि अगर आप सिटी चेंज भी कर रहे हो किसी भी रीज़न की वजह से, शादी की वजह से या फिर जॉब की वजह से या फिर कॉलेज की वजह से, किसी भी वजह से अगर आप चेंज कर रहे हो तो आपका वो पैसा वेस्ट ना हो, तो ऐसा क्लिनिक सेलेक्ट करना। ओके, सो एक चीज़ है जो मेरे साथ तो हुआ है और मैंने उसको थोड़ा सा सर्च भी करके देखा था, तो ये है भी सच कि लेज़र से आपके सिर्फ बाल रिमूव नहीं हो रहे हैं, आपका स्किन टेक्सचर भी अच्छा होता है, आपकी स्किन जो है वो उसका जो मतलब स्किन का जो नेचर है वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ होता है। प्लस सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव जो मेरे को लगा, क्योंकि मेरे जो पैर है उस पर थोड़े बहुत स्टार्ट ही हुए थे, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं, बट जस्ट उसका स्टार्ट हो रहा था इनग्रोन हेयर। तो जिनको नहीं पता है वो देख लेना कि इनग्रोन हेयर क्या होते हैं। वो स्किन के अंदर ही जो बाल है वो बाहर नहीं आता और स्किन के अंदर भरना शुरू कर देता है। कि मुझे पता है बहुत लोगों को पता होगा जिनके साथ होगा, जो बहुत ज़्यादा परेशान भी होंगे इनग्रोन हेयर से। तो लेज़र इनग्रोन हेयर के लिए तो बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, टैनिंग के लिए, स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए। तो इसके ना बहुत सारे बेनिफिट हैं, जैसे कि जब हम शेविंग कर रहे हो तो ठीक है, बट अगर तुम वैक्सिंग करा रहे हो रेगुलर बेसिस पे तो उसके इतने ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट है आपकी स्किन पे जो लॉन्ग टर्म में जाके आपको पता चलेगा। अगर आप चलो करा रहे हो आप, ठीक है, वैक्सिंग करा रहे हो, जब आप वैक्सिंग कराते हो स्किन को टाइट करते हो, जब तुम अंडर आर्म्स में कराते हो तो वो आंटी बोलती है ना अरे टाइट करो, है ना, स्किन को लूज़ नहीं छोड़ना होता। तो जब तुम स्किन को बहुत टाइट करते हो उसके बाद तुम उसको जो तुमने लगाया है वो उसको ऐसे खींचते हो, तो वो स्किन उसके साथ खींची है
तो क्या होता है, टाइम के साथ जब बहुत ज़्यादा साल हो जाते हैं आपको, तो आपकी स्किन जो है थोड़ी वहाँ से सैगी होना शुरू हो जाती है और थोड़ा लटकना शुरू हो जाती है, अगर आपको फैट आना शुरू होता है तो वैक्सिंग की वजह से। और उससे स्किन भी कहीं वीट के, तो आपने बहुत ज़्यादा रिजल्ट सुने होंगे कि उसने स्किन को ब्लैक कर दिया, काफ़ी लोगों ने अंडर आर्म्स में यूज़ किया था, ब्लैक कर दिया। तो ये भी बहुत एक अच्छा पॉइंट है लेज़र कराने का, कि उससे आपकी स्किन अच्छी ही हो रही है। आपका अगर कहीं टैनिंग हो रखा था तो वो रिमूव ही हो रहा है, आपका स्किन फेयर हो रहा है, और आपका स्किन आपकी रियल फॉर्म में आ रहा है ना, मतलब अच्छा स्मूथ हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। तो हर इस चीज़ में भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, सिर्फ हेयर रिडक्शन में नहीं है, और भी बहुत सारी इसके बेनिफिट है, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। अब आ जाते हैं सीधा इसके प्रोसेस के ऊपर कि इसमें क्या क्या होता है, कितना टाइम लगता है एक सेशन में। अब उस सब को डिस्कस करते हैं। तो देखो, जब तुम फर्स्ट टाइम जा रहे हो कराने के लिए, या फिर मतलब जैसे फर्स्ट डे जो होता है, तुम फॉर्म वगैरह फिल करते हो, तुम्हारी हेयर टेस्टिंग और जो स्किन टेस्टिंग है वो सब कुछ होती है। तो उसके लिए जब तुम फर्स्ट टाइम क्लिनिक जा रहे हो, सब कुछ डिसाइड करने के बाद, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी जितनी भी हेयर ग्रोथ है, फुल हेयर ग्रोथ में जाओ। शर्म वरम को अपने घर पे रख के जाना कि यार इतने बाल हैं, मेरे को दिखाने में शर्म आएगी, वही रिमूव करने जा रहे हो ना, मतलब वही एक तरह से रिड्यूस करने जा रहे हो। तो जितनी हेयर ग्रोथ है, फुल हेयर ग्रोथ के साथ जाना है आपको, तभी वो आपको देखकर बता पाएंगे, मतलब जो आपकी रियलिटी है, वो रियलिटी उनको जाके दिखाने की, भाई देखो ये है मेरी रियलिटी, जो भी बोलो जितना भी है ये है। वो लोग जज नहीं करते, क्योंकि उनके पास थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स आते हैं, तो उनको फ़र्क नहीं पड़ता। तो उनको जाके अपनी पूरी रियलिटी दिखानी है कि ये मेरी स्किन टाइप है, ये मेरा हेयर टाइप है, इतनी हेयर ग्रोथ है। उसके हिसाब से वो आपकी मशीन सेलेक्ट करेंगे, उसके हिसाब से वो आपको सब कुछ रिकमेंड करेंगे कि आपके लिए ये बेस्ट है ना। अगर आप लोग थोड़ा सा हेयर ग्रोथ कम में चले जाओगे, तो वो उसके हिसाब से बताएंगे, फिर उस हेयर ग्रोथ के हिसाब से बताएंगे। तो ऐसा नहीं करना है, जब आपकी फुल हेयर ग्रोथ हो जाए उसके बाद आपको वहाँ पे विजिट करना है, और फिर आपको उनसे सजेशन लेना है कि आपके लिए कौन सी मशीन सुटेबल होगी। ये हो गया फर्स्ट पॉइंट। उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या है, अगर आप लड़कियां हो तो ऑब्वियसली ये पॉइंट मुझे इंक्लूड करने की ज़रूरत नहीं थी, बट फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि आप अपने पीरियड्स पे मत जाना, क्योंकि पीरियड्स पे तो ऑब्वियसली आप करा ही नहीं सकते हो, है ना, बहुत ग्रोस हो जाएगा, और करा भी नहीं सकते हो, आप खुद भी नहीं करा सकते हो। तो पीरियड्स पे मत जाना, इस चीज़ को दिमाग में लेके चलना, क्योंकि वहाँ की ग्रोथ भी वो चेक करते हैं। अब देखो, आप वहाँ पे गए फर्स्ट टाइम, आपने विजिट कर लिया, आपके जो भी क्वेश्चंस थे, जो भी क्वेरीज थी, वो आपने अपने स्किन स्पेशलिस्ट से पूछ लिया, आपके टेस्ट हो गए, आपकी मशीन सेलेक्ट हो गई, आपका सब कुछ हो गया। अब जो प्रोसीजर होता है कि अब क्या होता है, वो मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहले वो आपको ड्रेस चेंज करा देंगे, ऑब्वियसली करना है तो ड्रेस आपको मिल जाएगी वहाँ पे, वो ड्रेस आपको चेंज करनी है। फिर उसके बाद वो आपका पूरा शेव करते हैं। शेव आपको घर से करके नहीं जाना है, मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि शेव वो खुद से करेंगे, ताकि उनको पता रहे कि कितनी हेयर ग्रोथ है और कितनी फ्रीक्वेंसी पे उनको यूज़ करना है। ठीक है, अब ये फ्रीक्वेंसी वर्ड क्या है ये भी मैं बता देती हूँ। जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी यूज़ हो रही है, लेट्स सपोज मेरे इस पे लेज़र हो रहा है, तो कितनी फ्रीक्वेंसी इस पोर्शन में वो यूज़ कर रहे हैं। अगर ज़्यादा फ्रीक्वेंसी है तो रिज़ल्ट भी ज़्यादा है, बट ऐसा नहीं होता कि वो बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी पे करें, क्योंकि उसके साइड इफ़ेक्ट भी है कि बर्न हो जाता है। तो वो आपका जो स्किन है और हेयर ग्रोथ है उस पर डिपेंड करेगा, और जो बॉडी पार्ट है उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी फ्रीक्वेंसी आपके लिए सूटेबल है। अगर जो उन्होंने अपने हिसाब से सेलेक्ट करी है उसमें आप कंफर्टेबल नहीं हो, आपको फील आ रही है कराते टाइम की जल रहा है, आपको बहुत ज़्यादा लग रहा है, जैसे वैक्सिंग कराते हो तो आपको फील आ जाती है ना यार, जल सकता है, बहुत ज़्यादा गर्म वैक्स हो गई, ऐसे ही आप उनको बोल सकते हो कि नहीं, फ्रीक्वेंसी को कम कर लो, ये बियरेबल नहीं है, ये बहुत गर्म हो रहा है, तो बेटर है आप इसको कम कर लो, क्योंकि मेरी स्किन जल सकती है। ठीक है, उसके बाद गाउन पहन लेने के बाद वो आप पे मतलब पूरा शेविंग कर देंगे, आपकी पूरी बॉडी शेव हो गई है। उसके बाद शेविंग के बाद क्या करते हैं, एक जेल होता है उनके पास, एग्जैक्टली मैं नहीं बता सकती कि वो कौन सा जेल होता है, एलोवेरा जेल होता है या कौन सा जेल होता है,
बट वो इतना ठंडा होता है कि वो पहले आपको प्री इन्फॉर्म करेंगे कि मैं जेल लगा रही हूँ, ओके। क्योंकि वो इतना ठंडा होता है कि आपको प्रिपेयर हो जाना चाहिए। एकदम से लगेगा तो आप सोचेगा ये क्या था, तो बहुत ठंडा होता है वो, क्योंकि लेज़र बहुत गर्म होता है तो वो ऑलरेडी आपकी स्किन को बहुत ठंडा कर देता है ताकि लेज़र का इफेक्ट आपकी स्किन पे ना हो, ठीक है। फिर उस पर लेज़र करना शुरू करेंगे, ऐसे ऐसे करके पूरी बॉडी आपकी हो जाएगी। उसके बाद वो उसको रिमूव कर देंगे जेल को और मॉइस्चराइज़र लगा देंगे। और एक उनकी ट्यूब होती है जो मेरे क्लिनिक वाले यूज़ करते हैं और जो मेरे को सजेस्ट करी गई है, फ्यूसीबेट करके आती है। तो फ्यूसीबेट और मॉइस्चराइज़र को मिक्स करके वो आपकी पूरी बॉडी पे लगा देंगे ताकि आपको स्किन एलर्जी ना हो। और अगर आप अपना ले जाया करो वैसे सनस्क्रीन अपना साथ लेके जाना, तो क्योंकि सनस्क्रीन वो नहीं लगाते हैं। मेरे जहाँ से मैंने कराया उन्होंने मेरे को सनस्क्रीन नहीं लगाई, वो मॉइस्चराइज़र लगाते हैं एंड वो ट्यूब लगाते हैं। तो जो एरिया आपका धूप में एक्सपोज हो रहा है, मतलब अगर आपने कट स्लीव पहना है या हाफ स्लीव पहना है तो उस वाले एरिया पे अपने सनस्क्रीन लगा के निकलना। जब मैं लेज़र कराती थी तो वो लोग हमेशा मेरे से हर स्टेप पे पूछते थे कि मैम देखो मैंने मशीन को सैनिटाइज़ कर दिया है, रेज़र मैंने एकदम नया निकाला है, जेल जो है वो भी एकदम नया निकाला गया है। ये सारी चीज़ें वो आपको पहले दिखाते हैं, मतलब मेरे को उन्होंने सब कुछ दिखा के करते हैं कि देखो, मतलब हाइजीन इतनी ज़्यादा मेंटेन्ड होती है वहाँ पे, क्योंकि वही मशीन सबको यूज़ हो रही है, मतलब वही मशीन एक दूसरे बंदे को बिकनी पे यूज़ हो रही है, फिर वही आपको भी पूरी बॉडी पे यूज़ हो रही है। तो बहुत नेसेसरी है, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ अच्छी जगह से कराना, क्योंकि हाइजीन मेंटेन होना बहुत ज़रूरी है ना। हमें नहीं पता कि किसको क्या स्किन डिजीज़ थी और वही हमारे स्किन पे लग रहा है, तो ये सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं इन सब चीज़ों में। तो वो लोग पूरा दिखाते हैं कि हमने पूरा जो मशीन है उसको सैनिटाइज़ किया है, फिर आप पे यूज़ किया है, जो रेज़र है वो एकदम नया लिया है। सारी चीज़ें वो लोग आपको दिखा दिखा के करते हैं, ठीक है, ताकि आपके माइंड में ये क्वेश्चन ना हो कि क्या सेम मशीन यूज़ हुई थी उसको भी और मेरे को, मतलब बिना सैनिटाइज़ करे, तो उसकी कोई टेंशन नहीं है। आप बहुत कंफर्टेबल कपड़े पहनकर जाना, क्योंकि इस चीज़ को दिमाग में रखना कि आपको अपना सेशन कराना है तो आपको कोई भी ऐसी चीज़ नहीं पहननी है जो आपको इरिटेट करे। तो बिल्कुल कॉटन के कपड़े पहन के जाओ, बिल्कुल कोई फैशन कॉटन में भी वैसे फैशन कर सकते हैं, बहुत अच्छे कपड़े आते हैं, बट कॉटन के पहन के जाओ और जो स्किन फ्रेंडली हो इस टाइप के कपड़े पहन के जाओ। अगर आप विंटर्स में जा रहे हो तो भी पहले कॉटन की लेयर पहनो, उसके ऊपर स्वेटर पहनो, क्योंकि लेज़र के तुरंत बाद आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो चुकी होगी। तो ऐसे ही कपड़े पहन के जाओ जो उसके बाद लेज़र कराने के बाद जो आपको पहनने हैं वो आपको कंफर्टेबल रहें, अनकंफर्टेबल ना करें आपको भी एंड आपकी स्किन को भी, ओके। फिर आती है एक गोली होती है एलेग्रा करके, वो एलेग्रा भी आप एक गोली लेके चले जाओ। वो स्किन एलर्जी के लिए होती है कि कोई भी स्किन पे रिएक्शन ना हो, आप जो भी करने वाले हो या फिर जो भी किया है तो वो पहले से लेके जाओ एंड मतलब वो सही रहता है। और फिर वो कराने के बाद भी 3 दिन तक लेनी होती है, ठीक है। जैसे मेरे को आज कराना है तो मैं कल एक टेबलेट ले लूँगी, जो चला गया है कल वो, जिस दिन मुझे कराना है उस दिन मैं एक टेबलेट ले लूँगी, कराने के बाद जब मैं घर आ गई हूँ तो उस दिन मैं एक टेबलेट ले लूँगी। तो इससे मैंने क्या किया कि अगर कोई रिएक्शन होता भी तो मैंने ऑलरेडी उसकी टेबलेट ले ली, उस टेबलेट के ऐसा कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, तो वो आप पहले से लेकर जाना। उसके बाद मॉइस्चराइज आपको अपनी स्किन रखनी है। जिसकी बहुत ज़्यादा ड्राई है देखो उनको तो रखनी है। एक फ्यूसीबेट ट्यूब आती है, उसको अपने मॉइस्चराइज़र में मिलाओ और जहाँ जहाँ आपने लेज़र कराया है वहाँ पे पूरी जगह पे उसको बढ़िया मल दो, है ना, भर भर के। अपना सनस्क्रीन आपको डेली लगानी है। आप घर पे रहो, आप बाहर जाओ, आप कुछ भी करो, सनस्क्रीन आपको अपनी पूरी बॉडी पर लगानी पड़ेगी। उसके बाद क्या होता है, हाँ ओके, एक और चीज़ कि मेरे को जो सजेस्ट किया था मेरे डॉक्टर ने कि आप लेज़र कराने के बाद, मतलब हार्श है या नहीं है पता नहीं, बट अवॉइड ही कर दो बॉडी वॉश, या फिर कोई भी अगर आप साबुन यूज़ करते हो अपनी बॉडी के ऊपर मत लगाओ। 3 दिन तक नॉर्मल पानी से नहा लो, बॉडी वॉश मत करो, साबुन वाबुन कुछ भी मत लगाओ अपने बॉडी के ऊपर। इतना तो चल जाता है ना, पानी से तो नहा ही रहे हो। आई थिंक यही सारे पॉइंट्स हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग प्राइस के ऊपर। तो
मुझे काफ़ी टाइम हो गया और मैंने सही में वीडियो बनाने से पहले चेक भी नहीं किया था कि कितना प्राइस मैंने पे किया था। मैंने 2 इंस्टॉलमेंट में प्राइस पे किया है। पहला मुझे ये था कि अभी मैं सबसे कम वाला पैकेज ले लेती हूँ, क्योंकि पता नहीं यार मतलब मेरे पे रिजल्ट्स आएंगे नहीं आएंगे, उसके बाद मैं ज़्यादा सेशंस लूँगी या फिर उसको लाइफ टाइम कराऊँगी। पहले जो पैकेज लिया था उसमें 7 सेशंस थे मेरे पास। प्राइस मैं डाल दूँगी, आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट देख सकते हो। अब मुझे जहाँ तक याद आ रहा है मैंने 75,000 दिए थे। मेरा पड़ा था 7 सेशन 75,000 में। फिर क्योंकि मेरे सेशंस कंप्लीट हो गए हैं अब 7 सेशंस, और मेरे को रियलाइज़ हुआ है कि यार ये तो बेस्ट चीज़ है। मतलब अगर मैंने 75,000 लगाए हैं तो मैं कुछ पैसा और लगा देती हूँ, और इसको तो मैं कंटिन्यू करूँगी, इसको मैं नहीं छोड़ने वाली हूँ। तो इसलिए मैंने बाद में इसको, जब विमेन डे आया था तो एक ऑफ़र और चला था जिस पे मैं इसको अपने लाइफ टाइम में कन्वर्ट कर सकती हूँ, और मुझे एक्स्ट्रा जो पैसे देने पड़े थे वो 60,000 एक्स्ट्रा देने पड़े थे इसी को लाइफ टाइम में कन्वर्ट करने के लिए। तो मैंने वो करा लिया, तो अब मेरा लाइफ टाइम का पैकेज है तो 75,000 प्लस 60,000 आप कैलकुलेट कर लेना। लेज़र आपको लग रहा होगा कि बहुत ज़्यादा महंगा है, इससे बढ़िया तो हम वैक्सिंग करा लें। वैक्सिंग अगर तुम अपने लाइफ टाइम की मतलब कंपेयर करोगे इसके साथ, बहुत सस्ता पड़ेगा आपको लेज़र। मतलब और इसके बेनिफिट्स तो इतने हैं कि मैं क्या ही बताऊँ आप लोगों को। मतलब इसके बेनिफिट्स की तो मैं बोलना शुरू करूँगी तो मैं शायद पूरी रात निकाल सकती हूँ, अभी तो कंपेयर ही नहीं किया जा सकता। बट हाँ, एक चीज़ मैं आप लोगों को बोलूँगी कि मैंने लेज़र तब कराया जब मैंने कमाना शुरू किया। मतलब मेरे को अभी हो गए हैं 2.5-3 साल कमाते हुए, तो मैंने लेज़र अपने पैसों से कराया है। तो मैं ये बिल्कुल नहीं कह रही कि यार हर किसी के पास पैसे जाओ ऐसे ही 2 लाख रुपए भर दो और लेज़र करा लो, नहीं। आप लोग कमाओ, सेव करो, उसके बाद लेज़र पे जाना, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं जो मुझे कुछ सजेस्ट करनी थी। सब कुछ शायद मैंने सारे पॉइंट्स कवर कर दिए हैं, बट फिर भी मैं ये चीज़ बोलूँगी कि अगर कोई भी क्वेश्चन रह गया हो तो आप मेरे से कमेंट में पूछ लेना। ये एक ऐसी वीडियो है जिस पे मैं बोल रही हूँ कि इस वाली वीडियो पे हर कमेंट का रिप्लाई मैं दूंगी, ये मेरी गारंटी है, मेरा प्रॉमिस है आप लोगों से। कंडीशन अप्लाइड कि आपका जो कमेंट है वो इस टॉपिक से रिलेटेड होना चाहिए और जेन्युइन क्वेश्चन होना चाहिए। अगर बकवास आके करोगे तो मैं ऑब्वियसली उसको इग्नोर ही करूँगी, बट अगर मुझे लग रहा है कि आप कोई जेन्युइन क्वेश्चन मुझसे पूछ रहे हो और मेरे से कोई क्वेश्चन छूट गया था तो 110% विदिन 24 आवर्स उसका रिप्लाई आप लोगों को मैं दूंगी, चाहे आप कितने भी कमेंट्स कर दो। तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, अगर मैंने आपको रिव्यू दिया है तो आपके सारे क्वेश्चंस को मैं क्लियर आउट करूं। तो बेझिझक होके जो भी क्वेश्चन आपके दिमाग में आता है इस टॉपिक से रिलेटेड या फिर कुछ भी जो आप पूछना चाहते हो तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, मैं सबका रिप्लाई दूंगी। और जो लोग आपके आसपास में लेज़र कराने का सोच रहे हैं उसको ये वीडियो शेयर भी कर देना। थैंक यू एंड बाय बाय।